हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की शक्तियां रह गई थी, आज उसको कंप्लीट करेंगे और महाधिवक्ता और महान्यायवादी भी आज अपने वीडियोस में कवर करेंगे। क्वेश्चन शुरू एक पूछेंगे आपसे क्लास शुरू करने से पहले कि हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ देखेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान की आत्मा अगर जनरली पूछा जाएगा तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के शब्दों में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इन दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है। चलिए अब देखेंगे महाधिवक्ता और महान्यायवादी। जैसे भारत में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 के तहत, उसी तरीके से राज्यों में महाधिवक्ता का प्रावधान मिलेगा अनुच्छेद 165 के तहत। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी हैं ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या इनको सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया था कि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, सही है कि गलत है? और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसे नहीं हटाया जाता है। यही क्वेश्चन बना हुआ था, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76(1) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करेंगे और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। एक बात और याद रखना है कि महान्यायवादी संसद के सदनों में, संसद के दोनों सदनों में बैठक भी लेते हैं और बैठक भी लेते हैं, लेकिन वो बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे अपना मत नहीं देते हैं क्योंकि ये संसद के सदनों के सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ऐसा इनमें ऑप्शन दिया था, महान्यायवादी हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी थे, कि ऐसा कौन व्यक्ति हैं जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो याद रखना है, महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। आगे चलेंगे। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी बताया, भारत सरकार के लिए महान्यायवादी होंगे अनुच्छेद 76 के तहत, ऐसे ही राज्य में महाधिवक्ता होंगे अनुच्छेद 165 के तहत। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता। और भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी कार्यकाल इनका होता है। ये केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है
जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वे राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और उसे वो राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। तो यहाँ से दोनों से ही क्वेश्चन बना है कि कैग जो होते हैं इनके कार्य किसके लिए होते हैं, लेखा से संबंधित। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ये लेखा से संबंधित काम करते हैं। भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। ये मैचिंग में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, ये पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। दे देगा इनमें से कौन सही है कौन नहीं है, इसको मिलाइए। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। गाइज एक बात और याद रखना यहाँ पर, अभी मैंने बताया कैग के बारे में। इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि कैग को कैसे हटाया जाता है, तो कैग को उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, ऐसे ही इनको भी हटाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था इसलिए मैंने बताया। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में बहुत इंपॉर्टेंट है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। देखिए आ गई आकस्मिकता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। दोनों को ही मैचिंग में खूब पूछा जाता है, याद रखना। संचित निधि 266, आकस्मिकता निधि 267। मैं बार बार इसको इसलिए बोलती हूँ जिससे कि सुनने से आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लोग भी साथ में बोलिए, ये बोलने से याद हो जाता है। अब देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अभी बताइएगा महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? वे भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए भी यही योग्यता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि वह भारत का नागरिक जन्म से हो। क्वेश्चन बनता है कि ये क्या योग्यता है? भारत का नागरिक जन्म से हो, गलत, लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं इस बात को बार बार बताती हूँ, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। नियुक्ति कैसे होती है, उनकी पदावधि क्या होती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 156(1) के तहत ये राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे, अनुच्छेद 156 के तहत। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगर ये अपना, आप लोग बताइएगा, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको त्यागपत्र देंगे? राज्यपाल की शक्ति और उनके कार्य देखेंगे। कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे राष्ट्र में हम देखेंगे, हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। आप लोग बताइएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 10 या 12 को? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित और सत्रावसान कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देते हैं या अनुमति को रोक लेते हैं अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति देते हैं या अनुमति को रोक लेते हैं या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो यह है अनुच्छेद 200। मुख्यमंत्री की बात करेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी तरीके से राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की विधायिका। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा दोनों सदन जो होते हैं इसके विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए राज्य की विधायिका राज्यपाल और विधानसभा, अगर किसी विधानसभा तो सारे राज्यों में होती है, विधान परिषद जिस राज्य में है उससे मिलकर बनेगी, जिस राज्य में नहीं है तो विधान परिषद उसमें नहीं होगी। केंद्र में जो विधानमंडल होता है, केंद्र में जो संसद बनी होती है, कैसे बनती हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। याद रखना है, वर्तमान में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, इनका स्क्रीनशॉट रखिए। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है? इसमें है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बिहार और उत्तर प्रदेश पास पास में है, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक पास हैं, दोनों को याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे क्या है? थोड़ा गोवा के पास में है कर्नाटक। तो ऐसे पास पास है बिहार और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, बाकी किसी के पास भी विधान परिषद नहीं है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है विधान परिषद की, 100 सीटें हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 100 सीटें। उसके बाद में कैसे याद रखेंगे? कर्नाटक और बिहार दोनों के पास में 75 सीटें हैं। फिर से बोलिए अपने साथ एक बार, कर्नाटक और बिहार 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र में दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 78 सीट। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना उससे काटकर अलग हुआ है, तो सबसे कम सीटें हैं तेलंगाना के पास। ठीक है, विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद का गठन और विघटन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का क्या कर सकती है? बना सकती है, सृजन कर सकती है या उसको हटा सकती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे केंद्र में जो संसद होती है, केंद्र संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है, उसी प्रकार विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो PCS एग्ज़ाम हुआ है उसमें बना था कि कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के, जिसमें विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के, अगर विधानसभा के सदस्य का कितने हैं यूपी में? 103 हैं, तो इसकी अधिकतम 1/3 होनी चाहिए और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखना, 40 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 1/3 हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, उसी तरह से विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल उम्र होती है।
विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, ये भंग नहीं होती है, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, विघटन किया जा सकता है, हमेशा के लिए इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसके 1/3 सदस्य 2 साल पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। उसी तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, ये भी कभी भंग नहीं होती है, परंतु इसका उत्साधन या समाप्त किया जा सकता है। अभी मैंने बताया, अगर संसद चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। जैसे राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होगा, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्य का काल भी 6 साल होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं, जैसे राज्यसभा के करते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद को दोनों को मिलाकर पढ़िए, याद हो जाएगा। और उसके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद आज कंप्लीट हो गई, कल को पढ़ेंगे विधानसभा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और हमारे दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।